तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है ट्रिपल सी जनवरी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो हमने न्यू सेशन आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है, जिसका पहला लाइव क्लास आज आप सभी कर रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में हमने 7 AM पर एक रिकॉर्डेड क्लास आपको दी थी, जो थ्योरी क्लास थी। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। ठीक है, चलिए तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सबको गुड इवनिंग। एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में कंफर्म करें हमारी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में आपको हाय हेलो अवश्य लिखना है, ताकि हम समझ पाएँ कि भाई कितने बच्चे क्लास में लाइव हैं और कौन कौन बच्चे लाइव हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पार्ट 1 इसका आज हम करेंगे। और इस पार्ट 1 में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। 25 से 30 प्रश्न आज के इस सेशन में हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है और ये बैच एक बहुत शानदार बैच होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप सबको चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास मिलेंगे, और चैप्टर वाइज ही आपको MCQ क्लास मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक तरफ से आपका सुबह 7 बजे 7 AM पर थ्योरी कवर होता रहेगा, और एक तरफ से शाम को आपकी यहाँ 5 PM पर लाइव प्रैक्टिस होती रहेगी MCQ की। तो इसलिए ये बैच बहुत शानदार है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। बस आपको डेली समय निकाल करके जो 30 से 35 मिनट की क्लास आपकी शाम को चलेगी 5 बजे, उसको ज्वाइन करना है। और लगभग वही 40 से 45 मिनट का ये टाइम सुबह का है। अगर ये सुबह वाली क्लास अगर टाइम से मलिया नहीं देख पाते हैं, कोई बात नहीं, अब जब टाइम मिले तब इसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलिए भाई, अखिलेश सिंह जी वॉइस क्लियर है, थैंक यू सो मच। एंड रोहित शर्मा जी, चलिए आपका बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। बहुत छोटा सा प्रश्न है, और जो काफ़ी आपसे पेपर में पूछता है कि भाई भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ। एक बात और याद रखना है, हम लोग इस बैच को कंटिन्यू आज से कर रहे हैं, तो इसमें जितना भी आपको पढ़ाया जाए प्रेजेंट का देखना, फ्यूचर का मत सोचना। प्रेजेंट में क्या पढ़ाया जा रहा है, 30 क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, 25 क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, उसमें क्या समझाया गया है उसको बस एक बार अपने बहुत अच्छे मन से समझ लेना। समय निकाल करके खूब 30-35 मिनट जो भी समय आपके पास है जब तक ये क्लास चलेगी उसको समझ लेना, वो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। स्वाभाविक है ना। फिर बीच बीच में जब हम लोग टेस्ट करेंगे, आगे मॉक टेस्ट आप लोग देंगे, तो उसमें फिर पता लगता रहेगा कि आपने कितनी तैयारी की है और कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं पहले प्रश्न का आंसर देने की सबको कोशिश करनी है। यहाँ ऑप्शन बी है आपका परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000, याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी हमें समझनी पड़ेंगी, जैसे परम सुपर कंप्यूटर को कौन सी कंपनी ने बनाया था। ये सवाल आपसे हो सकता है एग्जाम में कि भाई कौन सी कंपनी थी जिसने परम सीरीज को बनाया। तो इसका कंपनी का नाम था CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एक संस्था है। ये संस्था कहाँ है, पुणे, महाराष्ट्र में, पुणे में ये संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा ही परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था इतना समझ में आ गया। अब जो ये परम नाम है, देखो परम सुपर कंप्यूटर का जो नाम है, तो परम नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। मतलब एक सीरीज है परम की, जिसमें सबसे पहले परम 8000, जो 8000 नाम से भी जानते हैं, 1991 में बना। तो अब ये सवाल हो सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, तो आप बता देंगे 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया। फिर परम ही नाम था, लेकिन आगे नंबर चेंज हुआ, परम 8600, 8600 1992 में बना। परम 9900 1994 में बना और सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं बढ़ती चली गई। ऐसे ही फिर परम 10,098 में, परम पद्मा 2002 में, परम युवा 2008 में, परम युवा सेकंड 2013 में। इसका PDF जब अपलोड होगा तो आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं, सब कुछ ये मिल जाएगा आपको। परम कंचनजंगा है, परम
पायो इम्प्रायो है परम श्रेष्ठ है, परम रुद्र है, परम नील है, परम शिवाय 2019 में आया है ना, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि एआई, परम संगणक, युक्ति उत्कर्ष स्मृति, परम सेवा, परम स्फूर्ति, परम प्रवेजा, परम गंगा शक्ति, अनंता, हिमालय, कमरूपा, पारुल। तो ये परम पारुल सबसे लेटेस्ट था, 2022 में ये आया था। ठीक है, अब एक सवाल और उठ सकता है एग्जाम में आपसे, वो सवाल क्या है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बता दो, सबसे फास्ट कौन सा है। तो एक सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर और ये फ्रंटियर कहाँ का है, अमेरिका का है। ये सबसे तेज है। स्पीड कितनी है इसकी, 1.1 एक्जाफ्लॉप्स की स्पीड है इसकी, 1.1 एक्जाफ्लॉप्स की स्पीड है। सेकेंड नंबर पर फुगाकू आता है जो जापान का है और इसकी स्पीड 415 पेटाफ्लॉप्स की है। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी आपने देख लिया, फ्रंटियर है जो अमेरिका का है। सेकेंड पोजीशन पर फुगाकू है जो जापान का है। और देखो, जून 2023 के अकॉर्डिंग द एरावत सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अब क्योंकि ये तो दुनिया की बात हो रही थी, वर्ल्ड की बात हो रही थी, भारत में सबसे तेज कौन सा है, तो भारत में एरावत नाम का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज था। इसकी जो रैंक है वो 75th रैंक थी पूरे दुनिया में। 500 कंप्यूटर की लिस्ट में 75वां नंबर था इसका। एरावत हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक में ही इसको स्टेबल किया गया है, इसको इंस्टॉल किया गया है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और इससे कई सारे सवाल एग्जाम में आपसे बनेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। क्या कह रहा है, किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। तो बहुत सिंपल सी बात हम आपको समझा दें, आपका यहाँ जवाब होगा कैश मेमोरी। जो आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है, ये एक फास्ट मेमोरी है, तेज मेमोरी होती है और इसको आपका कंप्यूटर जल्दी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बाकी की अपेक्षा कैश को जल्दी एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक और पॉइंट याद रखना है, अगर यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रजिस्टर, तब कैश पीछे छूट जाएगा, रजिस्टर टॉप पे आ जाएगा। फिर आपको बताना है कि रजिस्टर सबसे फास्ट है। नॉर्मली ऐसे में कैश मेमोरी का ही ऑप्शन रहता है। कैश इज अ हार्डवेयर कैश यूज्ड by the central processing unit of a computer to reduce the average cost to access data from the main memory। यानी जो मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस किया जाता है उसमें जो समय लगता है उसको कम करने के लिए कैश का यूज होता है। अ कैश इज अ स्मॉलर फास्टर मेमोरी लोकेटेड क्लोजर टू अ प्रोसेसर कोर, ये प्रोसेसर के पास में होती है, विच स्टोर्स कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन। देखो, जो आपका प्रोसेसर मेन मेमोरी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करता है उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है। यानी प्रोसेसर के पास जो डेटा रैम से आया, कैश ने उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली और जब प्रोसेसर को अगेन उस डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो वापस से वो रैम के पास नहीं जाएगा, कैश से ही उठा लेगा। अभी देखो, यहाँ रैम से डेटा उठाता है तो टाइम लगता है, बट अब कैश से ही डेटा उठा लेगा तो जल्दी एक्सेस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कैश मेमोरी से डेटा जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए कैश मेमोरी को फास्ट मेमोरी कहा जाता है। अब ये भी समझना है कि कैश कितने टाइप की होती है। तो देखो, कैश L1, L2 और L3 तीन प्रकार की कैश होती है। L1 सबसे तेज, L2 उससे कम और L3 उससे कम। तो तीन लेवल है, जैसे लेवल 1, ये कैश L1 के नाम से जानी जाती है और ये प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है, मतलब प्रोसेसर में ही होती है। लेवल 2 जिसे L2 कैश प्रोसेसर के बाहर एक आईसी चिप में होती है और लेवल 3 एक सेपरेट मेमोरी होती है जो कि रैम से करीब करीब डबल स्पीड की होती है और इस मेमोरी की साइज 1 MB से लेकर 32 MB तक की हो सकती है। तो तीन लेवल होते हैं कैश मेमोरी के भी, याद रखना है। सॉरी, थोड़ा आज गले में दिक्कत है। जैसे ये प्रोसेसर, ये आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है और यहाँ पर ये सेकेंडरी मेमोरी है, डेटा यहाँ से उठ कर गया, रैम के अंदर पहुँचा आपका डेटा, रैम से फिर कैश होते हुए सीपीयू के पास पहुँचा। तो ये कैश मेमोरी क्या करेगा, एक डेटा की कॉपी अपने पास स्टोर कर लेगी।
ताकि जब कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी प्रोसेसर को, अगेन उस डेटा की आवश्यकता होगी, तो वो कैश मेमोरी से ही उसे एक्सेस कर लेगा, तो जल्दी उसको एक्सेस कर लेगा समय कम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन का जवाब करो भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहा करो, है ना। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं बट क्योंकि वो आंसर नहीं भेज रहे हैं, तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो कि भाई ये वाला ठीक हो सकता है। भले ही वो ठीक ना निकले अलग बात है, लेकिन आपको प्रयास करना है। निम्न में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यहाँ पर टीबी है। देखो टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है, सिंपल है। टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। आप देखोगे यहाँ केबी है, केबी के बाद फिर आपका एमबी है, उसके बाद आपका जीबी है, उसके बाद आपका टीबी है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अगला सवाल है, गणना कार्य के लिए किसका उपयोग करते हैं? निम्न में से कैलकुलेशन का वर्क करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? गणना कार्य के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। चलिए, कौन सा इसमें जवाब है, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो इसका जवाब क्या है, ऑप्शन सी है, ए एल यू हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल होता है, एएलयू का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई। निम्न में से डीबीडी से ज़्यादा डेटा किस में आ सकता है? डीबीडी से अधिक डेटा किस में स्टोर हो सकता है? डीबीडी से अधिक डेटा किस में स्टोर हो सकता है, बताइए। इसका जवाब क्या है, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? एएलयू अखिलेश्वर सिंह जी ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सारे बच्चों को जवाब देने हैं जो भी क्लास में हाजिर हैं, सबको अपना प्रयास करना है, क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है वो बताना है। ठीक है भाई। चलिए अगला देखो, यहाँ आपका सही जवाब है ब्लू रे डिस्क, यानी निम्न में से डीवीडी से ज़्यादा डेटा किस में आ सकता है? तो भाई ब्लू रे डिस्क एक होती है जिसमें अधिक डेटा आ सकता है। सिंगल लेयर में 25 GB आ सकता है, दो लेयर में 50 GB डेटा यहाँ होल्ड हो सकता है। प्रोसेस किए हुए डेटा के सेट को कहा जाता है, प्रोसेस किए हुए डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलता है उसे आप इंफॉर्मेशन कहते हैं, या एक उसे और नाम देते हैं, वो क्या है? आउटपुट का है। तो इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या आउटपुट कह सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। प्रोसेस होने के बाद जो डेटा होता है उसे इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहते हैं। डैश हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में प्रयोग होती है, कंप्यूटर में कौन सी हाई स्पीड मेमोरी का इस्तेमाल होता है? तो आप अगर ये ध्यान से देखो कि कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है, तो भाई अभी जैसा मैंने बताया था, कैश मेमोरी ये सबसे स्पीड वाली मेमोरी है। शुरुआत में ही इसका हमने जवाब दिया था आपको कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सिवाय रजिस्टर को छोड़ करके। बस रजिस्टर आ जाए कभी तो फिर रजिस्टर में आपको जाना है। एडसेक का पूरा नाम क्या होता है? एडसेक से आप क्या समझते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये एडसेक का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। अब ये भी याद रखना है, जो एडसेक था इसको
किसने बनाया था? तो मॉरिस बिल्कीज ने इसको बनाया था 1949 में। जब हम आपका टेस्ट लेंगे तो ये पूछेंगे आपसे जरूर, ठीक है ना। मॉरिस बिल्कीज 1949। निम्न में पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कई बार ये पूछता है कि पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर, जैसे भी यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे डिजिटल ऐड मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से, यहाँ पे डिजिटल हो जाएगा, ठीक है। यह केवल पूछेगा पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, दोनों में अंतर है। देखो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है यूनिबैक। ये पहला व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर था, पर एनियक जो था ये पहला व्यावसायिक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर आपसे ये पूछे कि दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो एनियक हो जाएगा, या ऐसे पूछें कि दुनिया का पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो यूनिबैक हो जाएगा। ये दो बातें हैं, ठीक है। यूनिबैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसली ने 1951 में बनाया था। फिर कह रहा है बायोस किस प्रकार की स्टोरेज है? बायोस किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये आपका एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, एक प्रकार का फर्मवेयर है। बायोस क्या है? बायोस एक फर्मवेयर है, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो आप इसको क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी। देखो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस इज अ फर्मवेयर used to perform hardware initialization during the booting process and to provide runtime services for operating systems and programs. The BIOS firmware comes pre-installed on a personal computer system board and it is the first software to run when powered on. जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस प्रोग्राम ही एक्टिवेट होता है। सबसे पहले बायोस प्रोग्राम ही एक्टिवेट होता है, ठीक है भाई। और क्योंकि जब ऑन करते हैं सिस्टम को तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक फर्मवेयर होता है। ये फर्मवेयर कहाँ पड़ा होता है? रोम चिप के अंदर पड़ा होता है। जो आपका रोम मेमोरी होता है ये उसके अंदर पड़ा होता है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल है पेन ड्राइव एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। जो पेन ड्राइव है वह एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। सही जवाब दीजिएगा कि पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। पेन ड्राइव एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम। इसको क्या करना है? फॉल्स कर देना है, एकदम ठीक बात है। ऐसा नहीं है, पेन ड्राइव प्राइमरी में नहीं आता है। पेन ड्राइव कैसी है? सेकेंडरी है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, ना कि प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदल देता है? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है? साउंड कार्ड है, बट यहाँ पर अगर साउंड कार्ड नहीं होता तो आप माइक्रोफोन भी लगा सकते हो, तो माइक्रोफोन भी लगा सकते हो। अगला सवाल है टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को एडिट करने में, उसका परिवर्तन करने में, स्टोर करने में इस्तेमाल होती है। जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आप टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फाइल को सेव करवा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से अधिक ब्राउज़र इंस्टॉल करके रखा जा सकता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक समय में आप एक से ज़्यादा भी ब्राउज़र इंस्टॉल करके रख सकते हो। मतलब आप सिस्टम के अंदर अधिक ब्राउज़र चाहते हैं, एक से अधिक, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला है, बिल्कुल ठीक बात है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है वो कौन सा है? वो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटर चालू करने पर बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से कार्य कर रहा है या फिर नहीं। कंप्यूटर चालू करने पर बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं? तो वो है आपका पोस्ट। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट।
देखो जैसे ही सिस्टम को ऑन करते हैं तो बायोस एक्टिवेट होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया। बायोस क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो रोम, जैसे रैम और रोम होता है ना, तो जो रोम होता है उसके अंदर बायोस होता है, वो प्री इंस्टॉल होता है। जब आप मदरबोर्ड परचेज करते हैं ना, तो वो रोम चिप उस पर लगा हुआ होता है और बायोस उसमें पड़ा हुआ होता है ऑलरेडी। उसी में एक प्रोग्राम होता है पोस्ट नाम का, सबसे पहले ये रन होता है जब सिस्टम को ऑन किया जाता है। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चेक करता है कि हार्डवेयर में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, केबल वगैरह सब कनेक्ट सही से हैं। जब ये कमांड रन हो जाती है उसके बाद आफ्टर दैट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी में लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया, एम एस डॉस, लिनक्स जो भी है, वो आपका मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर ओपन होता है। और जब वो रैम के अंदर ओपन हो जाता है तब कंप्यूटर आपका ऑन हो गया है, अब आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा चलता है, इसलिए जिस सिस्टम को ऑन करते हैं थोड़ा टाइम लेता है बूट होने में। कौन सी सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? कौन सी सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? यहां पर आपका सही जवाब है माउस। माउस क्या है, सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस प्रकार का मॉनिटर है? अब आपको बताना है मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर है। अब यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी है CRT। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ देखो, कैथोड रे ट्यूब याद रखना है, LCD टाइप का मॉनिटर है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। LED का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड है। OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये अलग अलग टाइप याद रखना है। SMPS का पूरा नाम क्या होता है? SMPS को आप किस नाम से जानते हैं? तो SMPS का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये देखो यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे बैक साइड में आप जस्ट हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। तो जो घर में आपके पावर सप्लाई होती है वो यहाँ सीधे जाती है और AC वाला करंट होता है ना। SMPS से जो करंट जाएगा वो DC का होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो SMPS का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ये पावर सप्लाई का मोड स्विच कर देता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल है, इन विच ईयर DVD स्टार्ट? DVD की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको क्या बताना है, DVD की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1995 में DVD की शुरुआत हुई थी। 1995 में DVD की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब यहाँ जो DVD है इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और इसको रिलीज किया गया है 1996 में। ठीक है, डेवलप 1995 में हुई, रिलीज हुई 1996 में। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सी एक पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है? पेरिफेरल किसे कहते हैं? जो डिवाइस बाहर से यूज कर सकते हैं, तो सारे बाहर से हो सकते हैं। मदरबोर्ड बाहर से थोड़ी यूज होता है, तो मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल में नहीं आता है, बाकी सभी पेरिफेरल में आते हैं। मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल में नहीं आता है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है? ब्लूटूथ का आविष्कार किया है एरिक्सन ने, याद रखना है। ये व्यक्ति के नाम अगर पूछें तो जाप हार्टसन, जो नीदरलैंड के थे, उन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया है। 1998 में the Bluetooth SIG Special Interest Group was launched with IBM and Ericsson as the founding signatories and a total of 5 members: Ericsson, Intel, Nokia, Toshiba, IBM। 5 members थे यहाँ पर। The first consumer Bluetooth device was launched in 1999। इसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर 33 फीट के आसपास होती है। और इसके अंदर नेटवर्क कौन सा है? तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यूटिलिटी को आप क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क को क्या कर सकते हैं? डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर देते हैं, उससे क्या है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। माउस एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। यस, ऑप्शन पहला हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेजी से काम करता है, फॉल्स करना पड़ेगा। माइक्रो मिनी से तेज नहीं होता। देखो सबसे छोटा मिनी, सॉरी माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर आपका सुपर। ठीक है, तो माइक्रो जो है वो मिनी से तेज नहीं है, छोटा है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में आप आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो, और वेबसाइट पर डेली मॉक टेस्ट करते रहना है। ठीक है भाई।
कल सुबह 7 बजे क्लास आपकी आएगी थ्योरी वाली, और फिर शाम को चलेगी आपकी लाइव 5 बजे। आपके सारे क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, ये भी याद रखना है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेंगे, और सैटरडे एंड संडे 2 दिन क्लास आपके नहीं होंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास आपको डेली मिलेगा। ओके, तो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।